तो हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स तो पढ़ लिए थे, क्योंकि हमने उसकी कुछ खामियां बयान की हैं। मैं कुछ आपको कुछ उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी समझाऊं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये हैं कि देखो नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल बहुत हेल्पफुल भी रहा, बहुत सारी जगहों पे नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल हमारे लिए खासा हेल्पफुल भी रहा। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह सिंपल सी ये थी भाई, कुछ जगहों पे जो नील बोहर ने काम करके दिया, उससे हमें मदद इस तरह मिली कि हमें एब्जॉर्प्शन आती है ना। स्पेक्ट्रा। बेटा माइक बंद रखो यार, माइक बंद करो जिसके माइक खुले हुए। तो हमारे पास हमने देखा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बहुत आसानी से नील बोहर साहब हमें समझा रहे थे। इमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में नील बोहर ने हमें खासा अंदाज में समझाया है। हमें नील बोहर ने आखिरी जो एंगुलर मोमेंटम वाली कहानी थी, उस एंगुलर मोमेंटम की कहानी के तहत जो है वो नील बोहर साहब ने हमें रेडियस, वेलोसिटी और ऑर्बिट्स के बारे में नील बोहर ने हमें खासा समझाया है। अब हम जिस टॉपिक की जानिब चल रहे हैं आगे, उसका नाम क्या है? वो एक डेरिवेशन है बेसिकली। उसका नाम है रेडियस ऑफ द nth, nth, nth orbit, radius of the nth orbit of हाइड्रोजन एटम। कहा यह जा रहा है कि भाई आपके पास जो हाइड्रोजन एटम है उसके किसी भी ऑर्बिट nth, देखो लफ्ज n का जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, स्मॉल n का जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो इस nth के माने हमेशा ये होते हैं कि यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है। इट्स नॉट श्योरिंग अस दैट यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। इट्स सेइंग कि यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी नंबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो इस जगह को बहुत अच्छे अंदाज में जस्टिफाई कर देगा। बात यहाँ तक समझ में आ गई सबको? सर मुझे नजर नहीं आ रहा है। क्यों? पता क्या नहीं हुआ? सर। बोर्ड बोर्ड क्लियर नहीं है क्या? नहीं सर, अभी आया बस। अच्छा अच्छा, देख लो जल्दी से। स्टार्ट करें भाई? यस सर, यस सर। चल स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ छोटी सी लाइनें आपको लिखवाऊंगा, पहले जरा डिक्टेट कर रहा हूँ, उन लाइंस को आप लिख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आप फिर आगे कहानी को समझ सके। लिखिए, सपोज दैट r, स्मॉल r बनाना है। सपोज दैट r is the radius of, suppose that r is the radius of an orbit। ये n स्मॉल n वाला नहीं है, a n n वाला है। suppose r is the radius of an orbit, comma m is the mass, m स्मॉल m बनाना है आपने। m is the mass of electron, m is the mass of electron which is revolving with a velocity v, which is revolving with a velocity v। और ये v स्मॉल होना चाहिए भाई, कैपिटल लेटर्स में कोई बात नहीं चल रही है इसमें, सारी बातें स्मॉल लेटर्स में। फुल स्टॉप लगाइए। The charge on the nucleus is Ze। किस तरह लिखना है? मैं लिख दूं r
रेडियस ऑफ ऑर्बिट था m, मास। अब आप लोगों ने तो इसको सेंटेंस की फॉर्म में लिखा है, मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था स्मॉल v, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन था z e, कैपिटल Z छोटा e, स्मॉल e, कैपिटल Z स्मॉल e, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे चार्ज ऑफ न्यूक्लियस से मुराद क्या है भाई? ये Ze जो है, Ze को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। आपने लिखा द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज Ze, कॉमा Z is the atomic number, Z is the atomic number and E, small e जो बनाया है, E is the charge, E is the charge। फुल स्टॉप ना सर। फुल स्टॉप। यहाँ तक लिख लिया है सबने? यस सर। यस सर। चलो आ जाओ। हो गया सर। हो गया सर। आओ समझ लेते हैं कि एटम में हमें बात करनी है रेडियस पे। भाई एटम कहा जा रहे हैं कि एटम, सिंपल एक एटम। इस एटम में किसी भी रेडियस की बात कर सकते हैं, nth ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट की बात कर सकते हैं। मैंने ऑर्बिट कंसिडर किया है ये वाला, ये है मेरा ऑर्बिट। एक लम्हा मुझे दीजिए, ये रहा मेरा ऑर्बिट हमारे पास आ गया। सेंटर में हम जानते हैं कि हमारे पास पाया जाता है न्यूक्लियस। मैंने बाकी सब रिमूव कर दिया है, मैंने सिर्फ वो ऑर्बिट रखा है जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। इस ऑर्बिट में मौजूद है एक इलेक्ट्रॉन। आओ समझाऊं मैं कहानी है क्या। ये इस ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो ऑर्बिट है, ये जो ऑर्बिट है एक सर्किल है, इस ऑर्बिट का जो रेडियस बनेगा वो है r, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से घूम रहा है वो है v, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का ओवरऑल चार्ज कितना है? इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। न्यूक्लियस के अंदर ये जो Z है, ये जो यहाँ पे हमारे पास Z है, ये Z है एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद। एटॉमिक नंबर क्या होता है? न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद। और E क्या है? Z तो हो गया एटॉमिक नंबर, E क्या है? चार्ज। E क्या है हमारे पास? चार्ज है। E क्या है मेरा बेटा? चार्ज है हमारे पास। प्रोटॉन में अंदर जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स मौजूद होंगे उनका चार्ज है। अब सुनिए जरा कहानी को बहुत इत्मीनान, बहुत गौर से, और आपने समझना है। फिर हमारे पास थोड़ा बहुत लिखने का काम है और हम फिर साथ साथ डेरिवेशन को ट्राई करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है। माइक जिसका खुला हुआ बंद कर देगा फौरन। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान एक अट्रैक्शन है जो नीचे जाने की है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान एक अट्रैक्शन है कि वो उसे नीचे खींच रही है। बात समझ रहे हैं मेरी? ये बात समझ में आई? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एक इलेक्ट्रॉन की है और वो न्यूक्लियस उसे नीचे की जानिब खींच रहा है। ये दोनों के दरमियान एक अट्रैक्शन है जो कुव्वत से खींच रहा है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है? ये इलेक्ट्रॉन यहां से चक्कर काटता हुआ आ रहा है, भरपूर स्पीड से काटता है, चक्कर काटते 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 पूरी कोशिश करता है बाहर निकलने की, पूरी कोशिश करता है ये बाहर निकलने की। ये इलेक्ट्रॉन पूरी कोशिश करता है कि मैं इस एटम से बाहर निकल जाऊं,
किसी तरह मैं इस एटम से बाहर निकल जाऊं, इसका जो ये मास कैसे? है, जो मास है वो मास इसे अपोज कर रहा है। मास इसे जो है वो जो सामने से लगती हुई फोर्स है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो इसे नीचे की जानिब खींच रही है, ये फोर्स को अपोज करते हुए कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। मुझे बताओ क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है? क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकल जाता है? नहीं नो सर। सर, क्या नहीं नो सर, इलेक्ट्रॉन सर। न्यूक्लियस, क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके नीचे गिर जाता है? नो। नो सर, नो। मैंने आपसे कहा कि ये एक मार्कर है, एक मार्कर की इस साइड से, इस साइड से मैंने पकड़ा, ये साइड मेरे हाथ में है, दूसरी साइड मैंने किसी हाथ में पकड़ा। आप एज एन ऑडियंस आप सब सामने से देख रहे हैं, हम दोनों ताकत लगा रहे हैं, लेकिन मार्कर किसी के पास जा नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ? क्या समझना? फोर्स कम है सर, दूसरी की ज्यादा है। फोर्स कम है सर। नहीं मेरे बेटे, नहीं सुना नहीं, तुम लोगों ने मिसाल असल में समझी नहीं, तुम लोगों ने जल्दबाजी में जवाब दे दिया। जरा गौर से सुनो, मैंने कहा ये मार्कर है, एक साइड मेरे हाथ में, एक साइड जो है वो मैंने किसी के हाथ में पकड़ा था, बच्चे ने पकड़ ली किसी सामने। एज एन ऑडियंस आप सब बैठ के देख रहे हैं, क्लास में होते तो मैं करवा देता ये काम, लेकिन अभी कोई है ही नहीं, मेरे कमरे में भी कोई नहीं है, मैं किसी से पकड़वा के करा दूं। मैं अपने ही दो हाथ इस्तेमाल कर ना भाई, ये देखो, ये थे दोनों जानिब से पकड़े, भरपूर ताकत लग रही है, लेकिन ये मार्कर किसी जानिब जा नहीं रहा, किसी जानिब जा नहीं रहा, ये मार्कर स्टक है। इसका मतलब क्या समझ में आता है? दोनों ताकत लगा रहे हैं, दोनों लोग ताकत लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या समझ में सर आता दोनों है? की सर दोनों की एक जितनी फोर्स है। दोनों की ताकत बराबर है, दोनों की ताकत बराबर है। तो क्या इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है? नो नहीं सर, सर, नहीं सर। इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे नहीं हैं, सर। नो। नो सर। इलेक्ट्रॉन बीच में स्टक है ना, इलेक्ट्रॉन यस बीच में सर। स्टक है, वो घूमे जी जा रहा है, सर। घूमे जा रहा जी है। सर। इसका मतलब देयर आर द टू फोर्सेस। आप ये लाइन लिखेंगे, मैं यहाँ लाइन लिख रहा हूँ, अब इसके बाद जो आपने पैराग्राफ लिखा था उसके बाद आप एक डायग्राम बनाएंगे इस तरह से जैसे मैंने बनाई है बोर्ड पर, फिर आप एक लाइन लिख कर दिखाएंगे, देयर आर द टू फोर्सेस एक्टिंग on the moving electron सही है? ये लाइन लिखिए, there are the two forces which are acting on the moving electron. Number one, centrifugal force. नंबर वन कौन सी होगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और नंबर टू कौन सी होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। सर नंबर 1 क्या? मैंने लिखा there are the two forces which are acting on the moving electron. Number one, centrifugal force. Number two, centripetal force. मैं इसको बोर्ड पर ही समझाऊं। Centrifugal force. Number two, सेंट्रीपिटल। अच्छा, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसे हम एक और नाम भी दे सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, इसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये एक अट्रैक्शन है। ये क्या है? बेसिकली एक अट्रैक्शन है। ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे हम नाम दे सकते हैं एक दूसरा भी, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? दो जो फोर्सेस थी मैं जरा उनको हाईलाइट करता चलूं। एक तो ये रही अट्रैक्शन जो थी ना दोनों के दरमियान, तो ये वाली कौन सी फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्सेस में से कौन सी फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल है, सेंट्रीपिटल है? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्री
पीटल सर। पीटल सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स है ये, जो बराबर होती है किसके, Z² अपॉन R R के बराबर R हम इस फोर्स को कंसिडर कर लेते हैं अपने पास। अब ये Z² अपॉन R हम किस तरह से कंसिडर करेंगे, देखो Z² अपॉन, radius हाँ बेटा, Z मतलब हमारे पास क्या हो गया, Z मतलब हो गया हमारे पास एटॉमिक नंबर, E मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसको R² है, Z²/R²। हम इसको कंसिडर कैसे करेंगे, अभी हम इसको ड्राइव करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स को भी ड्राइव करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल को भी ड्राइव करेंगे। ये हो गई सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सही। अभी ये वाली एक और फोर्स है, ये वाली फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहती है, ये कौन सी होगी, centrifugal force ये हो गई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। centrifugal force ये बराबर होती है mv²/r के, किसके बराबर होती है, mv²/r। upon R सही है भाई। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हमारे पास आ गई हैं। आओ जरा हेडिंग डाल दो, सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, इसके बारे में लिख लेते हैं। माइक बंद कर लो मेरा बेटा, जिसका माइक खुला हुआ होता है सवाल किया करो और फिर माइक को बंद कर लिया करो, बनाया करो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेडिंग डाल दो, लिख लेते हैं। लिखिए, द फोर्स which tends, 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 the force which tends to, the force which tends to take the electron, क्या सर? the force which tends, TENDS, the force which tends to take the electron away from its orbit, away, एक मिनट सर, आगे क्या है? the force tends to take the electron away from its orbit, away from its orbit, and it is equal to, and it is सर एक equal बार to, स्टार्ट से बोल मैंने देंगे। बोला, मैंने कहा the force which tends to take the electron away from its orbit, away from its orbit, and is equal to, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर है, आप नीचे लिख के दिखा देंगे एक बॉक्स बनाते हुए, आपने लिख के दिखा दिया भाई। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की आपने हेडिंग डाली थी, आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेडिंग के बाद आपने ये बात लिख के दिखा दी कि भैया ये वो फोर्स है, ये वो कुव्वत है, ये वो ताकत है इलेक्ट्रॉन की जो चाह रही है कि इलेक्ट्रॉन अपने इस ऑर्बिट में ना घूमे, ऑर्बिट से बाहर निकला है, ऑर्बिट से बाहर निकला है। तो ये जो कुव्वत थी वो किसके बराबर थी, वो बराबर थी mv²/r के, mv²/r के बराबर थी ये कुव्वत। लिख लिया है? यस सर। जी सर। yes sir इसके बाद आगे चलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की हेडिंग डाल दो, सेंट्रीपिटल फोर्स को भी लिख लेते हैं। स्टार्ट करें? yes sir जी ये सर। the force which acts, the force which acts between the nucleus, the force which acts between the nucleus, between the nucleus
and tends to between the nucleus and revolving electron, the force which acts between the nucleus and revolving electron and tends to attract the electron towards the nucleus and is equal to ZE square upon R. देखिए जुमला क्या लिखा मैंने जुमले में लिख दिया both of the forces acting in the opposite directions, यानी कि अगर मैं इस फोर्स को दिखाऊं तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही हैं, उलट डायरेक्शंस में जा रही हैं। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में रहना है, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आ जाएगा। लेकिन इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता, तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये दोनों फोर्सेस आपस में कैसी हैं, बताइए, ये दोनों फोर्सेस आपस में कैसी हैं? सर ये फॉर एन इलेक्ट्रॉन इससे आगे नीचे क्या है? सर इनवर्सली फोर्सेस है। बात दोबारा से सुन, बात को गौर से और दोबारा ये इक्वल होंगी ना, अगर दोनों में से कोई असर नहीं पड़ रहा तो that's the thing. इक्वल होंगी। अब कहानी सुनो गौर से। एक फोर्स है वो न्यूक्लियस की जानिब इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहती है, एक फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से बाहर फेंकना चाहती है। अगरचे ऑर्बिट से बाहर निकालने वाली फोर्स यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होती तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर निकल जाते, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन यस सर, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो जाती, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल से ज्यादा होती तो वो इलेक्ट्रॉन को अंदर न्यूक्लियस की जानिब खींच लेती, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। तो ना इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर निकल रहा है, ना इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से नीचे गिरकर न्यूक्लियस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन रह रहा है ऑर्बिट में। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों फोर्सेस आपस में कैसी हैं? ये दोनों फोर्सेस बराबर आपस में अपोजिट बराबर है सर, बराबर, both must be Equal. equal. They both must be It must be both equal. must be equal. तो ये इक्वल Equal. फोर्स, ये जुमला नीचे वाला जो मैंने लिखा है इसको लिख लीजिए जरा, डेरिवेशन को अब हम बिल्कुल प्रॉपर्ली आगाज करने जा रहे हैं। इस आखिरी जुमले को लिख लीजिए बस एक बार। ये लिख लिया सबने, कॉपी डाउन कर लिया? जी सर। Yes, sir. हमने लिखकर दिखाया that mv square upon
आर बराबर है जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये दोनों फोर्सेस आपस में कैसी हैं मेरे बेटे? ये दोनों फोर्सेस आपस में कैसी हैं? ये दोनों Equal. फोर्सेस आपस में हैं इक्वल। ये दोनों फोर्सेस आपस में Equal. कैसी हैं? इक्वल Equal. फोर्सेस हैं। यहाँ तक आपको मेरी बात बिल्कुल सही से समझ में आ गई होगी। यहाँ तक बात क्लियर है जी सबको? सर। जी Yes, जी। sir. सही है। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर है किसके? सेंट्रीपिटल Fetal फोर्स force. के। आओ जरा इस चीज को अब आगे की जानब लेकर चलते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं इक्वेशंस को पलट कर रखना चाह रहा हूं, तो मैं रख सकता हूं जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर है एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। क्या इसमें कोई गलती तो नहीं है? कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नो सर। मैं यहाँ रख क्यों रहा हूँ? क्योंकि मुझे इक्वेशन को एक अंदाज में ड्राइव करना है। आपने इक्वेशन याद नहीं करनी, आपने डेरिवेशन याद नहीं करनी, आपने डेरिवेशन को बस एक बार समझ लेना है कि करना क्या है। आखिर में बताऊंगा कि रास्ता क्या था जहां से हमें पहुंचना था। अच्छा, आर दोनों सेम लग रहे हैं, दोनों आर सेम लग रहे हैं, दोनों आर सेम लग रहे हैं। आर को इधर ले आते हैं, यानी कि जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ऐसे ही रहा, एम वी स्क्वायर बन गया, और यहां से आर उठा और वहां चला गया मल्टीप्लाई। यहां तक बात क्लियर होती है? जी हाँ भाई, Yes, sir. यहाँ तक बात। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी क्लास के बाद तुम लोगों की क्लास है कोई फॉरन? Yes, sir. है जी सर। इंग्लिश की है। इंग्लिश की है। चलो हम जिस मुकाम तक पहुंचेंगे हम वहीं तक बात को कंप्लीट कर लेंगे, अपनी कोई इशू नहीं। अगर मैं यहाँ पर आर, दोनों आर्स को अकेला करना चाहता हूं तो आर अपॉन आर स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर अपॉन, ये जेड ही यहाँ पे था, जेड ई स्क्वायर, ये नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। बात समझ रहे Yes, सारे sir. मेरे या नहीं समझ रहे? ये आ गया जेड ई Yes, sir. स्क्वायर, समझ रहे हैं। समझ रहे हैं सर। क्या आ गया मेरा बेटा? जेड ई स्क्वायर। तो अभी ये आर एक है, नीचे आर ही है लेकिन स्क्वायर में, तो आर गया, आर का स्क्वायर गया, क्या बचा है यहाँ पे मेरे पास? क्या R? वन अपॉन R. आर, आर सर। आर। वन अपॉन आर, और सामने क्या चल रहा है? एम वी स्क्वायर अपॉन जेड ई स्क्वायर। मैं आपको लेकर जाना चाह रहा हूं एंगुलर मोमेंटम की जानिब। बात समझ रहे मेरी? हमें पहुंचना है एंगुलर मोमेंटम की जानिब। बात समझ रहे हैं मेरी? हमें किस जगह पहुंचना है? हमें पहुंचना है एंगुलर एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम की जानिब। आओ जरा देखते हैं इस चीज को। हमारे पास यहाँ जो चीज है, अगर मैं जेड ई को ऊपर ले आऊं, हमने यहाँ तक वैल्यू, यहाँ तक की बात में किसी को कोई मसला है? कोई परेशानी तो नहीं है? No, sir. मैं जेड ई को ऊपर ले नो आता सर। हूँ, मैंने ड्राइव कर दिया, इक्वेशन को बना लिया कुछ इस अंदाज से, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर बराबर है एम वी स्क्वायर के। इधर तक बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. जी सर। अब जरा हम एक दूसरी इक्वेशन की जानिब चलते हैं। इस इक्वेशन को बॉक्स करना, देखो जहां पर जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम रुकेंगे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम स्विच करते हैं, उसे हम बॉक्स कर देते हैं कि यार हमें याद रहे हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा था। अब बॉक्स करते हैं और आगे की जानिब हम चल रहे हैं। हम जानते हैं कि हमें कैलकुलेट करना है रेडियस। क्या कैलकुलेट करना है? रेडियस। लेकिन रेडियस के लिए यहाँ जितनी चीजें हैं ये बहुत नाकस है, रेडियस इनसे कैलकुलेट नहीं हो पाता। तो हमने अपने पास एक चीज कर दी। हमने क्या किया? हमने लिख के दिखाया, वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ मूविंग electron is mvr equals to nh upon 2 pi। ऐसे ही होता है? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? यस सर। आओ देख लीजिए। हमने कहा
कि MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। हमें कुछ इससे सिमिलर बनाना है, इससे सिमिलर वहां पे कुछ बनाना है, तो स्क्वायर वाली बात है तो हमने लिख के दिखा दिया भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और जब हम स्क्वायरिंग कर कर फारिग हुए तो पता चला इक्वेशन बन गई m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर बराबर है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 और पाई स्क्वायर। गलत तो नहीं किया मैंने कुछ? देखते रहो, साथ साथ चलते रहना मेरे बिल्कुल साथ साथ। नो सर। समझ गए आप मेरी बात को? यस सर। जी सर आइए आगे समझ लेकर गए। चलते हैं इस चीज को। हम इसको भी एक बॉक्स बनाएंगे और इसको भी बॉक्स बनाकर नाम दे देते हैं। वो इक्वेशन 1 थी तो इसको क्या नाम देंगे? इक्वेशन नंबर 2 2। दोनों को डिवाइड करा दो। पहला स्टेप दोनों को बराबर लो, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर लेने के बाद एक मुकाम तक पहुंचो जहां mv स्क्वायर कर लो, mv स्क्वायर अपॉन r से mv स्क्वायर कर लो, r एक रह जाए इक्वेशन में। फिर उसके बाद एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन उठाओ, उसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दो। बात यहां तक समझ में आ गई सबको मेरी? टाइम रह गए हमारे पास 5 मिनट। जी फिर सर। आपके पास एक स्टेप आएगा, आपने लिखकर दिखाना एक स्टेप में। आप कहेंगे डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन 2 को डिवाइड करा देना 1 से। 2 ये थी, क्या थी इक्वेशन? आओ लिख लेते हैं बेटा। इक्वेशन 2 थी m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं? नो नो सर। नो सर। अच्छा, मैं अब इस मुकाम पे एक स्टेप करके दिखाऊंगा, आपने करना नहीं है वो। अभी जो मैं एक स्टेप करने जा रहा हूँ ये आपने अभी लिखना नहीं है, मैं इसमें कुछ समझाऊंगा, फिर जब समझा के खत्म कर दूंगा फिर आप लिख लीजिएगा। अपॉन में क्या चीजें हैं मेरे पास? मेरे पास अपॉन में क्या है? मेरे पास इस साइड से रखना, एम वी स्क्वायर है अपॉन में, एम वी स्क्वायर है। और यहाँ रखूं तो क्या है? यहाँ रखूं तो नीचे क्या बनता है? नीचे क्या आएगा? जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, यही बनेगा। यस सर। लेकिन हमें जी सर। डिवाइड में नीचे डिवाइड पसंद नहीं है, हमें डिवाइड में नीचे डिवाइड पसंद नहीं है, तो हम इसको ऊपर ले आते हैं। और हम जानते हैं कि जब हम किसी डिवाइड को नीचे से उठाकर लाते हैं ऊपर तो वो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ना 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 ना, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हो जाएगा आर अपॉन जेड ई स्क्वायर, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, आर अपॉन जेड ई स्क्वायर। यहां तक बात सबको समझ में आई मेरी? यस सर। जी सर। बात यहां तक आप सबको मेरी समझ में आ गई है? यस सर। अब इसी स्टेप के अंदर कुछ कहानियां और हैं। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर गया, यस सर। ऐसी है। यस सर। एम पूरा चला गया, एम स्क्वायर का स्क्वायर कट गया, एम बच गया। यस। ऐसी है, एम स्क्वायर का यस। एम बच गया। यस सर। यहाँ पर क्या कुछ है? यहाँ पर देखो आर है, आर, और यहाँ आर स्क्वायर है। उधर क्या है? आर है, और इधर हमारे पास क्या है? आर स्क्वायर है। तुम लोग की आखिरी लम्हात में भी मीटिंग रिलीज हो रही है कि मुझे समझ नहीं आ रही बात, कैसे हो सकता है ये? आर स्क्वायर है और हमारे पास क्या है यहाँ पे? आर। अच्छा चलो इसको हम जरा, जो हमने काट पीट मचा दी उसके बाद लिख के देखते हैं। हमारे पास बचा एम, हमारे पास बचा आर स्क्वायर, साथ साथ बचा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर अपॉन जेड ई स्क्वायर। मेरी बात सुनो, मीटिंग एंड होने वाली है, कुछ ही लम्हात बचे हैं, सही है? सारे के सारे लोग
या मैं मीटिंग को एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाके छोड़ूंगा ताकि हम यहीं से कंटिन्यू कर सकेंगे कल। बस जल्दी से आ जाओ, एक मुकाम रह गया, बस 1 मिनट से भी कम की बात हमारी बाकी है, वो बात देख लो ताकि तुम्हें बात समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर है r और यहाँ पे क्या है r स्क्वायर, यहाँ पे क्या है r और वहां पे क्या है r स्क्वायर। तो मैं क्या इन स्क्वायर। दोनों को काट सकता हूँ? आप बोले सर क्यों Yes, काट sir. सकते हैं सर, दोनों आमने सामने। बेटा ये यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो फिर तो ऊपर नीचे आ जाएंगे दोनों। यस सर। बात समझ रहे हो मेरी या नहीं समझ रहे सारे? जी सर समझ रहे हैं। ऊपर नीचे आ जाएंगे, तो मैंने यहाँ से उड़ाया r और यहाँ से उड़ा दिया स्क्वायर। हमें क्या मालूम करना था? रेडियस। क्या मालूम करना था? रेडियस। तो जो चीज मालूम करनी है उसे सबसे अलहदा कर दो, यानी कि r हो गया अलहदा, r को छोड़ दिया यहाँ, बाकी सब कुछ वहां ले जाओ, यानी कि m मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया n स्क्वायर h स्क्वायर, फिर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर z e स्क्वायर और फिर m। ये हो गया रेडियस का फॉर्मूला खत्म, ये रेडियस की डेरिवेशन हो गई यहाँ पर। बात समझ में आ गई? यस सर समझ में आ नहीं समझ में आया तनवीर? समझ सर में आ समझ में गया आ सर। गई। समझ में आ गई सर। समझ में आ गया। कोई अगर किसी का Yes, कोई sir. सवाल हो तो फिर व्हाट्सएप पे कर लेना, क्योंकि मीटिंग बिल्कुल एंड होने को है। सही है? ओके सर। इंशाल्लाह Okay. हम कल की क्लास में Okay. यहीं से कंटिन्यू करेंगे h की वैल्यू से। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।